एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 8 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. Beside macroscopic plant and animal, microbe are the major component of biological system on this earth. प्लांट और एनिमल्स के अलावा माइक्रोब्स भी हैं जो एक उनका मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का. यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11. डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर. अब ये कह रहा है अपनी क्लास 11 में ये सब पढ़ा है. जब हमने पढ़े हैं पूरे की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन कहाँ कहाँ आता है. तो अब जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में और हमारी बॉडी के अंदर भी. तो माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट. और यहाँ तक कि जो दूसरे एनिमल और प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी. दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. वो वहाँ भी रहते हैं जहाँ पे ऐसी साइट्स पे जहाँ पे कोई और दूसरी लाइफ फॉर्म नहीं मिलती. ऐसी जगह पे भी वो पाए जाते हैं, जैसे कि डीप इनसाइड द गीज़र, डीप इनसाइड द थर्मल वेंट्स के अंदर वेयर द टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इनमें 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. अंडर द लेयर ऑफ स्नो के अंदर तक सेवरल मीटर थिक, बहुत मोटी मोटी परत होती है स्नो की, उसके अंदर भी हमें वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, तो हर जगह मिलते हैं जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती. माइक्रोब्स आर द डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस. जो माइक्रोब्स हैं वो डाइवर्स हैं, मतलब बहुत सारी उनकी विभिन्नताएं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरस, वायरॉइड्स एंड और कुछ प्रायोन्स भी. ये क्या है, प्रोटीनेशियस फ्रैक्शंस एजेंट्स है, प्रायोन्स को कहा गया. सम ऑफ द माइक्रोब आर शोन इन फिगर 8.1 एंड 8.2, और कुछ की यहाँ पे फिगर दे रखी है आगे जो हम देखेंगे. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form the colonies that can be seen with the naked eye. Such culture are useful in study on microorganism. अब कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, उनको हम ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे, ताकि क्या बन जाए, कॉलोनीज बन जाए, और उनको हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, आसानी से देखे जा सकते हैं. इसलिए अब इनकी ग्रोथ हम क्यों कराते हैं कल्चर, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी अच्छे से कर पाएँ. अभी हमने डायग्राम जो दिए हुए थे, इधर बैक्टीरिया के दिया है, एक पहला है रॉड शेप, फिर है नीचे स्फेरिकल शेप, फिर है नीचे रॉड शेप बैक्टीरियम जो इसमें फ्लैजिला भी है. इधर क्या है, ये बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दैट आर बैक्टीरियोफेज. ये है. फिर नीचे क्या है, इधर बी है एडिनो वायरस, जो क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अभी हमें पढ़ना है, पूछ ले वो एडिनो वायरस क्या कॉज करता है. अब लिखा तो कहीं नहीं, लेकिन यहाँ डायग्राम में मेंशन किया. ये किसका एग्जाम्पल है, एडिनो वायरस का, और ये क्या कॉज करता है. तो एडिनो वायरस क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है. तो ये हमें याद रखना है. और ये इसका डायग्राम भी. और इधर क्या है, बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज में भी टोबैको मोजाइक वायरस. अब नीचे दिया है, फिर नीचे रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस की मैग्नीफाइड इमेज है यहाँ पे नीचे. ये है हमारा बैक्टीरियोफेज, ये एडिनो वायरस, नीचे बैक्टीरियो टोबैको मोजाइक वायरस. नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, कॉलोनी दी है बैक्टीरिया की, इधर दी है कॉलोनी फंगल कॉलोनी, मतलब फंजाई की. अब बात करते हैं चैप्टर 7. यू हैव रीड दैट द माइक्रोब कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. कि अगर हम चैप्टर 7 पढ़ के आए हैं, जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या देखा है तुमने कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में माइक्रोब्स. दे ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल एंड प्लांट्स. वो एनिमल और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं. बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल द माइक्रोब्स आर हार्मफुल. लेकिन आप इससे ये नहीं सोच सकते कि सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. सेवरल माइक्रोब आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे. बहुत सारे माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं बहुत सारे तरीक़ों से. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब टू ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस इन दिस चैप्टर, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं अभी. Microbes in household products. You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. तुमको पता है या तुम सरप्राइज हो गए कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम कहाँ से जो ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं, माइक्रोब्स से आते हैं. वी यूज़ माइक्रोब्स और द प्रोडक्ट derived फ्रॉम दम एवरी डे. अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. कर्ड का बनना मिल्क से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस और दूसरे कॉमनली जिन्हें कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया.
कॉमन एग्जाम्पल जिसको हम देखते हैं कर्ड से मिल्क का बनना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरे कॉमनली जिन्हें कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब ग्रो इन मिल्क, मिल्क में ग्रो करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। ड्यूरिंग द ग्रोथ, जब ग्रोथ चल रही होती है तो लैब प्रोड्यूस करता है एसिड जो कोगुलेट करता है और पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड किया जाता है फ्रेश मिल्क में एज अ इनोकुलम और स्टार्टर। इनोकुलम मतलब कि उस प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए थोड़ा सा वो अमाउंट हमें चाहिए, और द स्टार्टर जो उस प्रोसेस को स्टार्ट कराए कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लैब होते हैं। विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, जो सुटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करता है, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग वाइटामिन B12, जो क्या इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है। इन आर स्टमक, जब हम अपने स्टमक में बात करें तो लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। इसका ये काम भी होता है कि वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के ऊपर भी ध्यान रखता है कि कोई डिजीज़ करने वाले माइक्रोब्स तो नहीं है, वो तो उनके ऊपर जो चेक रखता है, कौन चेक रखता है, लैब रखता है। द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द फूड सच एज डोसा एंड इडली, अब जो डो यूज़ किया जाता है डोसा इडली वगैरह बनाने के लिए, which is used for making food such as dosa idli is also fermented by bacteria. The puffed up appearance जो होती है डो की क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, जब CO2 होता है तो क्या होता है। वेयर डू यू थिंक दैट द बैक्टीरिया, तो वेयर डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के लिए कहाँ से आते हैं। अब ये बैक्टीरिया ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अब जैसे ही सूटेबल कंडीशन मिलती है ये अपनी क्या होते हैं, अपना ग्रोथ रेट बढ़ा लेते हैं और वो प्रोसेस हो जाता है। सिमिलरली जो डो जो यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए उसको भी फर्मेंट किया जाता है, क्या यूज़ करते हैं उसमें हम बेकर्स ईस्ट यूज़ करते हैं। अब ये PYQ है, बेकर ईस्ट किसे कहते हैं, बेकर ईस्ट कहा जाता है सेक्रोमाइसिस सर्वेसी को। Saccharomyces cerevisiae, a number of traditional drink and the food are also made by fermentation of the microbes। अब जो बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो भी कैसे बनती है, फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनती है, माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के थ्रू। अब टोडी, टोडी क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम, और ये कैसे बनती है, जो सैप होती है उसको फर्मेंट करके। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, माइक्रोब्स को फिश फर्मेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सोयाबीन के लिए। एंड द बैम्बू शूट टू मेक द फूड्स, और बैम्बू शूट को भी ताकि उसमें खाना बनाया जा सके। चीज़ क्या है, एक सबसे पुराना ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। अब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जो चीज़ है उनके नाम किसके बेसिस पे रखेंगे कि कौन सा माइक्रोब वहाँ यूज़ हो रहा है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, फ्लेवर एंड द टेस्ट, एंड द स्पेसिफिसिटी कम फ्रॉम द माइक्रोब यूज। और स्पेसिफिसिटी कैसे आती है कि एक से दूसरा कैसे लगे कि उसमें कौन सा माइक्रोब यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो लार्ज होल वाला चीज़ होता है दैट इज़ स्विस चीज़, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का बाय अ बैक्टीरियम। अब कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, ये भी PYQ है। जो स्विस चीज़ है वहाँ कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। सो इस चीज़ में यूज़ होता है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। द रॉक्यूफोर्ड चीज़ दूसरा एग्जाम्पल है। रॉक्यूफोर्ड चीज़ वो कैसे होता है, रैपेंड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई। देखो यहाँ फंजाई यूज़ हो रही है, यहाँ बैक्टीरिया यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। सो इस चीज़ में बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्रोपिनोबैक्टीरिया शर्मानी। फिर रॉक्यूफोर्ड चीज़ में फंगस यूज़ हो रही है विच गिव दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब माइक्रोब्स का क्या रोल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। इवन इंडस्ट्री जो माइक्रोब है उनको यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, जैसे बिवरेजेस और एंटीबायोटिक्स हैं कुछ एग्जांपल है जिसमें प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे और इनके लिए माइक्रोब की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी बहुत बड़े वेसल्स में जिन्हें कहा जाता है फर्मेंटर्स। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेड बिवरेजेस की। Microbes, especially yeast, have been used for the time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और the rum। अब जो माइक्रोब्स हैं बहुत पुराने टाइम से उसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है
टाइम इमेमोरियल मतलब बहुत पुराने समय से, किसका प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इन सबको बनाने के लिए। अब फॉर दिस पर्पज जो सेम वही ईस्ट यूज़ हो रही है जो बेकिंग के लिए यूज़ होती है, दैट इज सेक्रोमाइसीस सर्वेसी, इसलिए उसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और उसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों, क्योंकि बीवरेजेस बनाने में यूज़ हो रही है वो। यूज़ फॉर द ब्रेड मेकिंग एंड द कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, ब्रेड मेकिंग में भी ये यूज़ हो रही थी और इसे कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्रूअर्स ईस्ट कहा जाता है। इज़ यूज फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, उसको जो सीरियल्स हैं उनको फर्मेंट करने के लिए, फ्रूट जूसेस के लिए, ये सब के लिए, और एथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। डू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये सब जो ईस्ट करती थी, तो हम पुरानी क्लासेस का रिकॉल करने बोलते हैं। अगर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, अब कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है फर्मेंटेशन के लिए और कौन सा टाइप का प्रोसेस हो रहा है, तो अब हमारे जो बीवर्स में होता है उसमें दो टाइप की होते हैं। जैसे जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं दैट इज़ विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, और ये किस पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, प्रोसेस क्या यूज़ हुआ है। तो विद और विदाउट डिस्टिलेशन वाले डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं। तो जो वाइन और बियर है वो प्रोड्यूस होती हैं विदाउट डिस्टिलेशन, तो ये याद रखें। ये भी PYQ में पूछे गए कि ऐसी कौन सी हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, दैट इज़ वाइन एंड बियर। वेयर एज वहीं पे जो विस्की है, ब्रांडी और रम है वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द डिस्टिलेशन। तो हमें याद रखना है कौन कौन सी प्रोड्यूस हो रही है विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन। तो विस्की, ब्रांडी और रम ये क्या है, विद डिस्टिलेशन है। वाइन एंड बियर आर विदाउट डिस्टिलेशन। ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉड, द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट, अभी ये दिखा रखे हैं कि इतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैग होते हैं। ये फर्मेंटेशन प्लांट पूरा नीचे दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज, कि एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हुई हैं माइक्रोब्स की वजह से, उनको अभी तक की सबसे अच्छी डिस्कवरी माना जाता है 20वीं सेंचुरी की, और ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, जब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड, एंटी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट द लाइफ। तो किसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ करते हैं ये ऑर्गेनिज्म उनके अगेंस्ट होती है, उनकी लाइफ के अगेंस्ट, दैट इज़ एंटीबायोटिक। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में बात की जाए तो उनके लिए प्रो लाइफ है, मतलब उनकी लाइफ के लिए फ़ायदा है, एंड नॉट अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट में नहीं। एंटीबायोटिक अब क्या है, हम पूछ सकते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो किल या रिटार्ड कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, और वो भी कौन, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तुम बहुत फेमिलियर हो जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, कि जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है और वो एक कैसी डिस्कवरी थी, चांस डिस्कवरी, बाई चांस वो डिस्कवर हो गया। अब किसने किया था ये, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो काम कर रहे थे किस पे, स्टेफिलोकोकाई पे। स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन ऑफ हिज अनवॉश कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। अब एक मोल्ड था वो ग्रो कर रहा था उनकी एक अनवॉश कल्चर प्लेट्स पे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया, तो उन्होंने देखा ही फाउंड दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो मोल्ड एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन, और उसके वजह से वहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया दैट इज स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो फिर उन्होंने उस मोल्ड के नाम क्या नाम दिया उसको, पेनिसिलियम नोटेटम। हाउएवर इट्स फुल, उसका जो फुल पोटेंशियल इफेक्टिव यूज़ था, मतलब जो उसका असलियत वाला पूरी क्षमता वाला यूज़ था, वो बाद में स्टेब्लिश किया बहुत ज़्यादा लास्ट में किसने किया था, उसमें काम किया था अर्नेस्ट चैन एंड द हावर्ड फ्लरे। अर्नेस्ट चेन एंड द हावर्ड फ्लरे, इन्होंने इस पर काम करा। दिस एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली यूज हुई अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो फ्लेमिंग साथ में चेन एंड द फ्लोरे, इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। क्या डिस्कवर करी इन्होंने, एंटीबायोटिक। कौन कौन थे उसमें, फ्लेमिंग, चेन एंड द फ्लोर। तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन मीन्स अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोर मीन्स हावर्ड फ्लोरे।
आफ्टर पेनिसिलिन दूसरी एंटीबायोटिक्स को भी प्योरीफाई किया गया माइक्रोब से, फिर उनके कुछ नाम दिए गए। अब एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड बाय कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरा, गलगोटू, लेप्रोसी एंड कुष्ठ रोग। अब ये कह रहे हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की वजह से हमने बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको क्या किया हम लोग उसको अब जो है उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है वो? प्लेग है, वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ को काली खांसी कहा जाता है, डिप्थेरिया है जिसे गलघोटू कहा जाता है, और लेप्रोसी है जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, विच इज़ यूज टू किल द मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और आज के समय में हम वर्ल्ड इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं केमिकल एंजाइम और दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड। कि माइक्रोब जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी उनका इस्तेमाल है। तो जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और एंजाइम, इन सब के प्रोडक्शन में भी वहाँ पे भी ये सब माइक्रोब्स का यूज़ आता है। एग्जाम्पल करते हैं, एसिड प्रोड्यूसिंग एक बैक्टीरिया है एस्परजिलस नाइगर, ये सॉरी एक फंगस है, क्या प्रोड्यूस करती है? एसिड, दैट इज़ एस्परजिलस नाइगर क्या है? फंगस। अब ये भी सब इंपॉर्टेंट है PYQ में कि ये क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? सिट्रिक एसिड। अब एसिटोबैक्टर एसिटाई है, ये क्या है? ये बैक्टीरियम है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? एसिटिक एसिड। तो ये याद रखना है, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो प्रोड्यूस कर रही थी सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलम भी एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटारिक एसिड देगा, और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड देगा। तो ये सब अलग अलग हैं, सारे बैक्टीरिया हैं, सब दे रहे हैं, बस एक इसमें अलग है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, और वो क्या है? फंगस, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? सिट्रिक एसिड। अब ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी। लाइपेजेस आर यूज इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स। अब जो लाइपेज है, अब लाइपेज तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उसका काम क्या है? तो जो है माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है एंजाइम बनाने के लिए। अब जो लाइपेज है वो क्या है? उसको डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है विद फॉर्मुलेशन, और उसको हेल्प कर, वो का काम क्या है? वो जो जितने भी ऑयली स्टेन्स हैं उनको रिमूव करता है, उनको रिमूव करने में उनकी हेल्प करता है फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस दैट जो बॉटल फ्रूट जूसेस होता है उनको हम लेके आते हैं मार्केट से, वो बहुत साफ़ होता है एज़ कम्पेयर जो हमने घर पे निकाला होता है। तो भाई कह रहा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूसेस बाउट फ्रॉम द मार्केट आर क्लेंजर एज़ कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉटल जूसेस होते हैं वो क्लैरिफाई होते हैं। क्या यूज़ करते हैं उसमें? पेक्टिनेज यूज़ किया जाता है और प्रोटीज। ये भी PYQ पूछे जाते हैं कि जो पुराने ज़माने के जो पुराने टाइम कह रही हूँ, जो मतलब जो भी हम लेके आते हैं बॉटल जूसेस वगैरह, वो इतने साफ़ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे पेक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम्स यूज़ होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज भी प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस अनमोडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर। और उसको अब किसकी तरह यूज़ किया जाता है? क्लॉट बस्टर की। तो ये सब PYQ में सारी। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैक्टीरियम, उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। और उसको मॉडिफाई कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वो क्या करता है? क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है, क्लॉट्स को रिमूव करता है ब्लड वेसल से पेशेंट की। वो हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इन सब के बीच से गुजरा हो। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा साइक्लोस्पोरिन A, जिसको दैट इज़ यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन A जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। इज प्रोड्यूस बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। और कौन प्रोड्यूस करती है? एक फंगस है, वो किसका नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये भी PYQ है। स्टैटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, और स्टैटिन कौन प्रोड्यूस करता है? मोनस्कस परप्यूरियस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। ये सब कैसे है पॉसिबल? जब आप उसको क्या करते हो, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। नाउ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब हमें पता है लार्ज क्वांटिटी वेस्ट वाटर का जनरेट होता है हर दिन हर सिटी टाउन में। तो मेजर कंपोनेंट क्या है इस वेस्ट वाटर का? ह्यूमन एक्सक्रीटा। और जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम सीवेज भी कहते हैं।
पूछ लेगा व्हाट इज सीवेज, तो द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसके पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होता है, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, बहुत सारे इसमें पैथोजेनिक होता है, मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज और डेली ऑफ। अब इतना सारा जो जनरेट होता है वो कहाँ जाता है रोज। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। अब उसको ऐसे डायरेक्टली तो हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते वाटर बॉडीज़ में, नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम्स, ये सब हो गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड वाई। आप समझ रहे हो कि क्यों इसमें क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसलिए सीवेज को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है, उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है। ट्रीटमेंट होता है उसका वेस्ट वाटर का बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। किसके थ्रू, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो नेचुरली प्रेजेंट है उसके थ्रू उनका ट्रीटमेंट होता है। और फिर ट्रीटमेंट को लिया जाता है 2 स्टेप्स में। पहला आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इस ट्रीटमेंट में जो स्टेप्स हैं बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो हमें फिजिकली दिख रहे हैं उनको रिमूव करना पार्टिकल्स को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, फ्रॉम द सीवेज, चाहे उसमें फिल्ट्रेशन कर लें या सेडिमेंटेशन कर लें, कुछ भी कर लें। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, उसको स्टेजेस में रिमूव किया जाता है। इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं वो रिमूव होती है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से, फिर जो गर्ट, सॉइल और पेबल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं सेडिमेंटेशन से। तो ये प्रोसेस है। तो कैसे होता है, फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। इसमें क्या होगा, फ्लोटिंग डेब्री जो थे उनको रिमूव किया जाएगा, फिर जो गर्ट और सॉइल है उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किया जाएगा, और जितने भी सॉलिड्स हैं दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो सेटल हो गया प्राइमरी स्लज से। अब जो सुपर नेटेंट बनता है, प्राइमरी स्लज मतलब जो टैंक में पहले सबसे पहले जिसको ट्रीट किया जा रहा है, उसके बाद ये सब फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद जो बच रहा है, तो जो सुपर नेटेंट होता है, मतलब अगर मान लो ये टैंक है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, तो एक ऊपर वाली लेयर बन जाएगी, एक नीचे वाली। तो जो ऊपर बच जाता है, जो ऊपर लेयर बन जाती है और बैठ जाती है, उसे कहा जाता है सुपर नेटेंट। तो जो सुपर नेटेंट फॉर्म है वो क्या बनाती है, ईफ्लुएंट। अब ये ईफ्लुएंट बनाएगी मतलब जिसको दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। ईफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस ईफ्लुएंट को उठा के लिया जाता है किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो पास करते हैं उसको लार्ज एरिएशन टैंक में, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एगिटेट हिलाया जाता है मैकेनिकली, और उसके अंदर एयर पंप होती है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे विग्रस ग्रोथ होती है, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स क्या है, मासेज है बैक्टीरिया के, जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, फंगल के साथ जुड़े हुए हैं, क्या बनाने के लिए, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जब ग्रो करते हैं तो ये माइक्रोब कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर का, जो एफ्लुएंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो बीओडी होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होती है, एफ्लुएंट की घट जाती है। बीओडी रेफर्स क्या है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाई के पूछा गया कि बीओडी होती क्या है। तो बीओडी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि वो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो हमें कंज्यूम कराना है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बाय द बैक्टीरिया। तो ये पूछा जाता है बीओडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो क्या की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी, जब सारा कंज्यूम कर लेगा कौन, सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर वाटर में, और वो क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा फिर बैक्टीरिया। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिक्वायर्ड। सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट किया जाता है, जब तक उसकी जो होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट ना जाए। जब बीओडी टेस्ट मेजर करता है कि कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सैंपल ऑफ वाटर में, और इनडायरेक्टली बीओडी ये बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में, तो ग्रेटर बीओडी का मतलब है ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। तो इससे ये भी पता चल जाता है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है, और यहाँ से भी पूछा जाता है कि बीओडी से और क्या क्या होता है। अगर हम बात करें वंस ऑफ द बीओडी सीवेज और द वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जब जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो घट जाएगी, या फिर वहाँ पे वेस्ट वाटर रिड्यूस हो जाएगा, तो इफ्लुएंट को फिर पास किया जाता है सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स अलाउ करते हैं कि वो सेडिमेंटेशन करा दें। अब ये जो सेडिमेंट वाला है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब स्मॉल पार्ट जो एक्टिवेटेड स्लज का, उसके वापस पंप बैक कर दिया जाएगा एरिएशन टैंक में, जो किसका काम करेगा, इनोकुलम का काम करेगा। कौन काम करता है इनोकुलम का, एक्टिवेटेड स्लज। जो रिमेनिंग मेजर पार्ट है स्लज का, उसको पंप किया जाता है लार्ज टैंक में, उसे कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्योंकि अब उस स्लज का क्या होगा, डाइजेशन होगा। हेयर द अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, जो एनारोबिकली भी ग्रो करते हैं, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई एंड देयर स्लज, जो बैक्टीरिया फंजाई सबका डाइजेशन भी करते हैं और स्लज का भी। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेज क्या बनाती है, बायोगैस ही बनाती है, एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल, और इसे एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural water body
like rivers and streams. An aerial view of the such plant is shown in figure this. कि जो इफ्लुएंट होता है ज़्यादा क्या हो जाता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो जनरली इफ्लुएंट होता है उसको रिलीज़ किया जाता है, ऐसे ही नेचुरल बॉडी में रिवर्स वगैरह में ये कह रही है जो इफ्लुएंट है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से इफ्लुएंट आया उसको क्या किया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में ऐसे रिलीज़ कर देते हैं, जैसे कि रिवर स्ट्रीम। और जो एरियल व्यू होता है इस प्लांट का वो ऊपर दिखाया गया है कि कैसा होता है। अब हमें पता है कि तुम अप्रिशिएट करो कि माइक्रोब जो एक मेजर रोल प्ले करता है मिलियन ऑफ गैलन्स को जब ट्रीट में वेस्ट वाटर को जब वो ट्रीट करें हर एक दिन। दिस मेथोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये प्रैक्टिस पूरे मतलब एक सेंचुरी से भी ज़्यादा इतने समय से यूज़ की जा रही है पूरे वर्ल्ड में। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अभी तक कोई भी ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो ये काम माइक्रोब से खुद ब खुद हो जाए। तो ये थ्रू किसके होता है, ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन नेचर के थ्रू ये पॉसिबल है। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस मच मोर लार्ज क्वांटिटी। जो सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है हर बार से। हाउएवर जो नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए ताकि जो इतनी लार्ज क्वांटिटी को देखते हुए सो जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको डिस्चार्ज किया जाता है डायरेक्टली रिवर्स में, और जिससे क्या हो जाएगा पॉल्यूशन हो जाएगा और क्या बन जाएगी वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ जाएंगी। इसलिए जो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। अब जो मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट की उन्होंने इनिशिएट करा गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान ताकि इन दो रिवर्स को बचाया जा सके पोल्यूशन से। अंडर दीज प्लांट बात की जाए तो जो क्या it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be interesting and educating experience. अभी कह रहे हैं इस प्लांट्स में क्या है, ये क्या प्रपोज किया जाता है कि जो एक बिल्ड करो जितना भी मतलब लार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं सो दैट ताकि उनको सीवेज को अच्छे से ट्रीट किया जा सके तब उसे डिस्चार्ज करें हम रिवर्स में। नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।